तो टॉपिक है कि क्या कोई कंपेटिटिव फर्म प्रॉफिट्स कमा सकती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो लिखा है कि शॉर्ट रन में फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेती है। तो सवाल उठता है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है या नहीं। इस चीज़ के लिए 3 पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं। एक यहाँ इन्होंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की कंडीशंस बताई, उसे तो बाद में पढ़ेंगे अभी। उसके नीचे नॉर्मल प्रॉफिट्स की कंडीशन बताई, पहले इसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर मैनी बायर होते हैं, और हमने देखा था कल कि वो उस पोजीशन में उस प्राइस पे काम कर रहे होते हैं जो इंडस्ट्री ने फिक्स करके दिया होता है। उसे वो ना नीचे कर सकते क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है नीचे करने का, और ऊपर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यदि उन्होंने थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर करा तो ऐसे केस में और लोग तो करेंगे नहीं, तो सारे उनके कस्टमर भाग जाएंगे। तो यहां पर देखो, अब एक डायग्राम है। एक बात पे गौर करो, जैसे कि कोई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है तो वो कोई भी प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का तो इस्तेमाल कर रही होगी। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। यस भाई फैक्टर्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है तो उन्हें अपनी कॉस्ट भी चाहिए, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे लैंड को रेंट चाहिए, लेबर को वेजेस चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए। तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने अपनी कॉस्ट चाहिए। ठीक है। यस सपोज लैंड को रेंट दिया तुमने 5 रुपये, लेबर को तुमने वेजेस दी 2 रुपये, कैपिटल को तुमने इंटरेस्ट दिया 2 रुपये, तो 14 रुपये हो गए। तो एंटरप्रेन्योर को भी तो प्रॉफिट दोगे, और एंटरप्रेन्योर यहाँ पर उतना ही प्रॉफिट ले सकता है जितना नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है, जितना सब कमा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चार्ज कर नहीं सकता, कम में उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। यस तो ये वो रेट ऑफ प्रॉफिट है जो अदरवाइज भी कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में ये पैसे डालेंगे तो उतना तो आ ही जाएगा। आई बात समझ में? यस तो हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर यदि परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स को सेल कर रहा है तो ऐसे केस में उसकी जो एवरेज रेवेन्यू आएगी 16 रुपये, 10 मान लो 10 रुपये लैंड के, 2 रुपये लेबर के, 2 रुपये कैपिटल के इंटरेस्ट के, और 2 रुपये उसके खुद के। तो सपोज उसकी जो एवरेज रेवेन्यू गुड्स बेच कर आएगी वो 16 रुपये आएगी। तो यदि तुम गौर करो तो यही तो उसकी टोटल कॉस्ट है बिजनेस की, क्योंकि यहाँ बिजनेस की दृष्टि से तो एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उसको दिए जाने वाला कॉस्ट पैसा भी एक फैक्टर कॉस्ट है। यस सर इसीलिए यदि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में एंटरप्रेन्योर यदि नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि कंडीशन है AR इक्वल्स टू ATC, वेयर ATC इंक्लूड्स नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय एंटरप्रेन्योर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है बात? यस सर यदि हम इस डायग्राम में देखें ऊपर, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि जो ओपी प्राइस है वो मार्केट ने फिक्स करके दिया, जो फर्म ले रही है, क्योंकि फर्म तो प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। यस सर तो ऐसे केस में फर्म ओपी प्राइस पर बेचेगी, और हमें याद है उस प्राइस में नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट वैसे होता है। ठीक है ना? यस सर ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी जहां एमसी कर्व काट रहा होगा एमआर लाइन को नीचे से ई पॉइंट पर, जिस Yes, पर sir. आप क्यू क्वांटिटी सेल कर पा रहे होगे ओपी प्राइस पर। ओके। Yes, sir.
हमें ये भी पता थी कि जो ये लाइन है ना, ओपी लाइन, यही AR लाइन है, यही MR लाइन है। यस सर। तो हमने देखा कि ओपी प्राइस पर जहां MCMR को नीचे से काट रही है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और उस पॉइंट पर यदि आपका एवरेज टोटल कॉस्ट टच कर जा रहा है एवरेज रेवेन्यू लाइन को, तो हम कहेंगे कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि AR/ATC की कंडीशन है जो इस डायग्राम से नजर भी आ रही है। क्लियर है? यस सर, आगे सर। तो यानी कि क्या कोई फर्म परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है? तो पहले तो हम देखते हैं कि अधिकतर तो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या हुई? AR=ATC, जो कि इस डायग्राम से नजर आ रही है। यस सर। अब इनिशियली सवाल तो ये था, क्या फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है? तो यदि हम गौर से देखें तो हमने देखा कि जैसे कि वो 10 रुपये तो लैंड का रेंट दे रहा था, सपोज 2 रुपये वो वेजेस दे रहा था, 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के दे रहा था, और 2 रुपये एंटरप्रेन्योर अपने ले रहा था। इस तरह से 16 रुपये कमा रहा था। 16 रुपये वो मैं बेच रहा था गुड्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में जहां मैनी सेलर मैनी बायर हैं, इस बात की संभावना तो है नहीं कि वो प्राइस बढ़ा ले, क्योंकि प्राइस तो इंडस्ट्री फिक्स करके देती है, उसे वो बढ़ा सकता नहीं, क्योंकि यदि उसने जरा से भी प्राइस बढ़ाया तो ऐसे केस में उसके तो कस्टमर गायब हो जाएंगे। तो बात है कि वो औरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है या नहीं। तो औरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस बढ़ाने की नीति तो वो अपना नहीं सकता, पर एक नीति जरूर अपना सकता है, कॉस्ट घटाने की। तो जैसे कि उसने बंदे ने क्या किया कि वो अपना ही ट्रैक्टर ले जाने लगा, अपनी ही बुग्गी ले जाने लगा, अपना ही रेड़ा ले जाने लगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने 0 कर दी। लैंड का रेंट देना पड़ा, हाँ 10 रुपये, वर्कर की वेजेस देनी पड़ी, हाँ 2 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई 0। तो यानी कि उसे अब कॉस्ट पड़ी 12 रुपये, और सामान उसका अब भी बिक रहा है कितने में? 16 रुपये में। तो यानी कि बाकी लोग कमा रहे होंगे 2 रुपये और ये कमा रहा होगा अकेला 4 रुपये। तो यहां पर एंटरप्रेन्योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो केवल तब तक कमा सकता है जब तक ये बात और लोगों को पता नहीं चल जाती। क्योंकि यदि और लोगों को ये बात पता चल गई कि चलो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम कर लेते हैं, तो ऐसे केस में वे भी इसे फॉलो करने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर सभी के सभी 2 नहीं 4 रुपये कमाने लगेंगे। और यदि सभी 4 रुपये कमाने लगेंगे तो कोई ना कोई सेलर जरूर ये कहेगा कि चलो मैं थोड़े से प्राइस घटा दूं, कस्टमर बढ़ा लूं। जैसे ही वो प्राइस कम करेगा, सबको प्राइस कम करने पड़ जाएंगे तुरंत। यस सर। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग टर्म में मेहनत भी बढ़ जाती है, और जो प्रॉफिट मार्जिन से वे तो कम पहले से ही होते हैं, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि जो भी कॉस्ट मिनिमाइज करने के तरीके थे सब एंटरप्रेन्योर अपना चुके होते हैं। इसलिए यदि कोई ये सवाल पूछे क्या परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो आंसर है यस, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। बात समझ में आ गई? यस सर। डायग्राम में इसे समझते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है, ये नीचे देखो डायग्राम बनाया हुआ है। यदि हम देखें तो इंडस्ट्री ने ओपी प्राइस फिक्स करके दिया होगा। यस सर। ये यहाँ पे बेसिकली OA से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो फिलहाल इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स करके दिया OA तक, ठीक है। हाँ जी सर। इंडस्ट्री ने OA फिक्स करके दिया, वो फर्म को मानना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम के लिए हम MC कर्व ड्रॉ करेंगे, तो MC कर्व जहां कट कर रहा होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की लाइन होगी। तो यानी कि इंडस्ट्री ने OA फिक्स करके दिया, और MC कट जहां कर रहा है वहां इक्विलिब्रियम लाइन आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि हम OA प्राइस पर OQ क्वांटिटी बेचेंगे।
अब यदि तो जो चीज हम लोगों ने अभी डायग्राम से समझी उसे देखो, अब बुक में देखते हैं। बुक में बताया है कि एंटरप्रेन्योर नॉर्मल प्रॉफिट कब कवर करता है। कहने लगे जी जब फर्म केवल इतना रेवेन्यू कमा रही है कि एटीसी कवर हो जाए, तो इसका मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि एटीसी में हम ये मान के चलते हैं कि एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या बनी, AR इक्वल्स टू एटीसी। और यहाँ डायग्राम भी यही शो कर रहा है कि सपोज ओपी प्राइस हो गया और ये इंडस्ट्री ने फिक्स करके दिया ओपी प्राइस, जो मार्जिनल कॉस्ट जिस पॉइंट पर कट करती है मार्जिनल रेवेन्यू को वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, इसीलिए ओक्यू क्वांटिटी हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो ओपी प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। और यदि इस पॉइंट पर एटीसी जस्ट AR को टच करके जा रहा है तो इस पॉइंट पर AR इक्वल्स टू एटीसी है, वेयर यानी कि इस क्वांटिटी पर एंटरप्रेन्योर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अब बात आती है क्या कंपेटिटिव फर्म प्रॉफिट कमा सकती है, तो हम कहते हैं कि जी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी तो पढ़ी। अब बात आती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो ये कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में फर्क है। जब आपकी एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होती है तो फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, उसे हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की कंडीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन है अपने आप में। ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ नॉर्मल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, उसकी मैनेजरल सर्विस के लिए, और वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है। पर जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो हम कहते हैं कि उसकी एवरेज रेवेन्यू उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। इसीलिए इन एडिशन टू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट वो कुछ और भी एडिशनल प्रॉफिट कमा रहा होता है, जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में यदि आप गौर करें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडस्ट्री ने ओपी प्राइस फिक्स करके दिया जो फर्म को मानना है। मार्जिनल कॉस्ट जिस लाइन पर मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है उतनी क्वांटिटी वो बनाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी बना रहा है वो। अब ऐसे केस में यदि उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट नीचे से जा रही है तो जो उसका पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि वो तो OA या तो कहें BQ के बराबर आई। ये दोनों पैरेलल है ना लाइन। Yes. तो यानी कि पर यूनिट प्राइस तो है OP और पर यूनिट कॉस्ट है OA। Yes, sir. तो इसका मतलब रेवेन्यू तो जनरेट हो रही है OPEQ और जो कॉस्ट है कॉस्ट जनरेट हो रही है OABQ। तो यानी कि बीच का PAEB क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। Super normal profit. आगे बात समझ में। Yes, sir. फिर सवाल उठता है क्या परफेक्ट कंपटीशन में लॉसेस भी हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर को, तो आंसर है हाँ, क्यों नहीं हो सकते। लॉसेस भी हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो हमने देखा सारा कॉस्ट कंडीशंस का खेल है। Yes, sir. तो यदि हम देखें यहाँ पर डायग्राम में तो ओपी प्राइस तो फिक्स कर दिया भाई इंडस्ट्री ने, और जब एमसी कर्व ने एमआर कर्व को नीचे की ओर से कट किया तो जो इक्विलिब्रियम आया ई पॉइंट पर वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, तो ओपी प्राइस ओक्यू क्वांटिटी। अब यदि हमारी कॉस्ट किसी कारण से औरों से ज़्यादा आ रही है, जैसे कि मान लो मेरा ट्रैक्टर बेकार है इसीलिए लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है 2 रुपये और मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है 2.5 रुपये। Yes, sir. यदि ऐसा हो गया तो सब 16 में बेच रहे हैं, मैं भी 16 में बेच रहा हूँ, सबकी कॉस्ट आ रही है सपोज 14 रुपये, तो मेरी कॉस्ट आ रही है 14.5 रुपये। तो ऐसे केस में सब लोग तो 14 रुपये लगा के कमा रहे हैं 2 रुपये, मैं 14.5 रुपये लगा के दो जो है 1.5 रुपये कमा रहा हूँ।
तो मुझे लॉस नहीं हो गया, Yes, sir. क्योंकि अदरवाइज इतना पैसा लगा के तो कोई भी 1.5 रुपये से तो ज़्यादा ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कमा लेता, Yes, sir. और मैं उतना भी नहीं कमा पा रहा, तो इसे मैं प्रॉफिट थोड़ा ही कहूँगा, इसे तो मैं कहूँगा कि मुझे लॉस हो गया, इकोनॉमिक लॉस है ना मुझे। Yes, sir. तो इस बात को कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर इस बात को डायग्राम में देखेंगे कि यदि मेरी ATC ज़्यादा है AR से, मेरा प्राइस तो OP है पर मेरी कॉस्ट आ रही है OA पर यूनिट, मेरा प्राइस OP है और कॉस्ट है OA पर यूनिट, Yes, sir. तो मैंने जो रेवेन्यू कमाई वो तो OP इंटू OQ यानी कि OP EQ कमाई, पर मेरी जो कॉस्ट आई वो आई OA इंटू OQ यानी कि OA BQ। तो इसका मतलब रेवेन्यू में से जब कॉस्ट घटाई यानी कि OP EQ में से OA BQ घटाया, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, लॉस। Loss. यानी कि यहाँ पर मेरी जो AR है वो कम रह गई ATC से, तो यानी कि जो लॉस की कंडीशन है वो हुई AR लेस ATC। तो ये जो हमने परफेक्ट कंपटीशन की तीनों बातें पढ़ी ना एक्चुअली, तो ये Yes, sir. मतलब समझाने में तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ MCQ पेपर आता है तो इसीलिए कुल मिला के जो हमें याद रखनी है बातें, वो याद यही 2 बातें रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम अचीव करती है MR इक्वल्स टू MC, और MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, या MC कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप से, Yes, sir. और यदि वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो उसकी AR ATC के बराबर होगी, यदि वो सुपर नॉर्मल की प्रॉफिट की कंडीशन में है तो AR ग्रेटर ATC होगी, और यदि वो लॉस की कंडीशन में है तो AR लेस ATC होगी। तो हमें Yes, तो sir. केवल इक्विलिब्रियम और कॉस्ट कंडीशंस जो हैं उनका ध्यान रखना है। मतलब कहानी तो बुक में बहुत सारी सुना रखी है, बातें बहुत सारी हैं, पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है फर्म, लेकिन ओनली फॉर शॉर्ट रन। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकती है, क्योंकि यदि किसी ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी तो थोड़े दिनों में वो कॉपी हो जाएगा और वो जो एक्स फैक्टर था वो खत्म हो जाएगा। Yes, sir. इसी बात को थोड़ी डिटेल में समझते हैं जो इन्होंने भी समझाई। होता क्या है कि शॉर्ट रन में यदि कुछ फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं तो उन्हें देखकर और भी नई फर्में आकर्षित हो जाती हैं, और जो पुरानी फर्में हैं वे भी वही टेक्निक अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है ना वो नीचे गिरने लगता है। अब क्योंकि ज़्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं तो सप्लाईज तो बढ़ेंगी। Yes, sir. अच्छा जी, क्योंकि मैनी परचेजर हैं तो डिमांड तो कभी कम होने का मतलब ही नहीं है। पर होता क्या है, लंबे समय के दौरान जो पुराने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो पुराने सेलर होते हैं, उनकी तो फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो चुकी होती है, उनके अंदर तो एफिशिएंसी और एक्सपीरियंस भी आ चुका होता है, उन्होंने तो जो लोन ले रखे थे वे भी उतार दिए होते हैं। पर जो नई फर्में आ रही होती हैं उनके साथ समस्या ये है कि उन्हें तो फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है, लोन भी उतारना पड़ रहा होता है, उन्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं होता, इसलिए उनकी एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अलाउ कर रहा है तब तक तो वे बचे रह सकते हैं, लेकिन जो नई फर्में हैं जब उनके आने के कारण प्राइस कई बार इतना नीचे चला जाता है कि भैया अब एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से भी नीचे चली गई कंपटीशन की वजह से, तो ऐसे केस में जो नई फर्में हैं वे सरवाइव नहीं कर पाती और वो मार्केट को छोड़कर जाने लगती हैं लॉसेस की वजह से, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा वापस जंप करता है, और ऐसा तब तक करता रहता है जब तक सब नॉर्मल प्रॉफिट न कमा रहे हों।
इस तरह से लॉन्ग रन में सब नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, आओ फिगर नंबर 21 पर ध्यान दो। फिगर नंबर 21 ये समझाती है कि कैसे लॉन्ग रन में फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में आके केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। तो यहाँ पर यदि हम इस डायग्राम पे गौर करें तो शॉर्ट रन में जब ओपी प्राइस चल रहा था तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उससे तो क्वांटिटी तय हो रही थी, और जो शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है SAC1 उससे कॉस्ट तय हो रही थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर SAC जो है ना वो AR लाइन से नीचे है। Yes, sir. यानी कि कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, यानी कि ये जो कमा रही है शॉर्ट रन में वो कमा रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, Yes, sir. जिसे देखकर नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो गई, है कि नहीं। Yes, sir. और राइट साइड में देखो डायग्राम दिख रहा है कि इससे सप्लाईज भी बढ़ गई। Yes, sir. चीज़ ऐसी है जिसकी डिमांड तो बढ़ी रही है, सप्लाई भी बढ़ गई। तो लॉन्ग रन में प्राइस जो है वो गिर कर एक्चुअली P1 से भी नीचे चला गया होगा। Yes, sir. और लॉन्ग रन में जब प्राइस P1 से भी नीचे चला गया तो एक ऐसी पोजीशन आ गई होगी जिसमें जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है वो कम है। यानी कि इस जगह पे हुआ क्या होगा, जो AR है वो लेस देन ATC हो गया होगा, Yes, sir. जिसकी वजह से थोड़े दिनों में फर्म्स इंडस्ट्री छोड़कर जाने लगेंगी और प्राइस थोड़ा फिर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि जो कॉस्ट है और रेवेन्यू है में बराबर ना हो जाए। Yes, इस sir. पोजीशन में फिर AR इक्वल्स टू ATC हो जाएगा और सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते रहेंगे। Okay, sir. अच्छा, ये बात इन्होंने समझाई शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की सहायता से, क्योंकि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को जोड़कर ही तो क्या बनता है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। Long. Yes, sir. तो यदि हम इस पॉइंट पर देखें जो नीचे वाला है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकली होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकली होगी जब शॉर्ट रन के मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने जो शॉर्ट रन का आपका जो ये है MC जो है ना उसने MR को कट करा होगा, Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई होगी क्वांटिटी की। अब यदि हम शॉर्ट रन के कॉस्ट कर्व्स को जोड़ें तो लॉन्ग रन का कॉस्ट कर्व आ जाएगा। Yes, sir. और एक्चुअली कुछ भी कहो ये किसी एक ही पॉइंट को तो दर्शा रहा है ना, सारे के सारे जो शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, सब एक ही पॉइंट पर तो टच हो रहे हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि भाई लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है परफेक्ट कंपटीशन में, तो हम कहेंगे कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि सारी की सारी कॉस्ट और रेवेन्यू ना बराबर हो जाती हैं। तो इसीलिए यदि हम अगले पेज पे देखें तो हम पाएंगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग रन में SMC इक्वल्स टू LMC इक्वल्स टू SAC इक्वल्स टू LAC इक्वल्स टू P इक्वल्स टू MR हो जाता है लॉन्ग रन में, और हम लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं। Yes, sir. तो लॉन्ग रन की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनी, SMC इक्वल्स टू LMC इक्वल्स टू SAC इक्वल्स टू LAC इक्वल्स टू P इक्वल्स टू MR।